बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 17 है जिसका टॉपिक है मोड्स ऑफ डिलीवरी। अगर तो आप लोगों ने प्रीवियस लेसन्स पर सुने हैं तो आपको इसका टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम लोग किसकी डिलीवरी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की नहीं। जो हम लोगों ने स्पीच डिलीवर करनी है अपने ऑडियंस को, उसकी डिलीवरी की बात कर रहे हैं। अपनी स्पीच को जो डिलीवर करना है तो उसके मोड्स क्या होते हैं, किस मोड्स में हम लोग अपनी स्पीच बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। इसमें भी हम बहुत मज़ेदार सा एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अच्छी स्पीच जो है डिलीवर कर सकते हैं ऑडियंस के साथ, उनको अपने साथ अटैच रख के। तो लेक्चर की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें है कि जो मीडियम इसका हम लोगों ने रखा हुआ है डिलीवरी के, जो स्पीच की डिलीवरी है उसको किन मोड्स में करना चाहिए। देयर आर 4 मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। यहाँ पे उन्होंने उसको कैटेगरीज बना दी गई है कि उसके जो होते हैं 4 मोड्स होते हैं। 4 मोड्स में हम लोग इसको डिलीवर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ, जिसमें नंबर 1 आ जाता है रीडिंग फ्रॉम आ मॉन स्क्रिप्ट। मॉन स्क्रिप्ट क्या होता है कि हमें एक मॉन स्क्रिप्ट से पढ़ना होता है। लेट्स सपोज कि बहुत से ऑडियंस ऐसे होते हैं जिन्होंने जो आप टॉपिक आपने चूज कर लिया, सारा काम हो गया, अब आपके सामने पेजेस होते हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने अपने थीसिस फॉर्मुलेट किए हुए हैं। तो ये एक इफेक्टिव चॉइस होती है कि आपको अगर तो आपका अपनी वर्डिंग के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है, आपने कोई ऐसी स्पीच चूज की है कि आपके ऊपर जो वर्डिंग है वो कंट्रोल अच्छा है उसके ऊपर, तो आप इसको चूज करते हो। यू विल प्रोबेबली यूज अ मॉन स्क्रिप्ट, ठीक है, व्हेन स्पीकिंग ऑन अ हाईली सेंसिटिव टॉपिक। अगर तो आप किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करें, मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अकाउंट्स के ऊपर कोई चीज़ चल रही है तो उसकी फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बतानी पड़ती है आपको, तो वो तो आपको मेमोराइज नहीं हो सकते ना, वर्ड्स तो मेमोराइज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप अपने पेज की तरफ से देख के उनकी जो डिजिट्स है उसको बता सकें, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अपने पास मॉन स्क्रिप्ट रखना पड़ता है जिसे आप पढ़ के बता सकें। अब इसकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, रीडिंग है फ्रॉम द मॉन स्क्रिप्ट विल इंश्योर दैट यू स्पीक द फ्रेज जस्ट एज यू रॉट देम, ठीक है। एक तो आपको देख के पढ़ने से इस बात का श्योरिटी मिल जाएगी कि आप वही बोल रहे हो जो आप लोगों ने अपने स्पीच में लिखा हुआ है, जो आप लोगों ने अपने थीसिस फॉर्मुलेट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग योर स्पीच विल रॉब द प्रेजेंटेशन ऑफ, अब आपकी जो प्रेजेंटेशन जा रही है उसकी जो स्पॉन्टेनिटी है एंड द कन्वर्सेशनल है, जो दोस्त ऑडियंस के साथ है, डायनामिक गेट इफेक्टिव स्पीकर्स स्ट्राइव टू एडवाइज, ठीक है, अचीव, स्ट्राइव टू अचीव, सॉरी अचीव है कि ये आपको जो अचीव करने में, टारगेट अचीव करने में भी आपकी हेल्प करेगी अगर आप इस तरीके को अपनाते हो, ठीक है। तो ये जो होता है फीलिंग ऑफ बीइंग स्पोकन हर द फर्स्ट टाइम, अगर तो आप पहली दफ़ा बोलने जा रहे हो, स्किलफुली नहीं हो, मॉन स्क्रिप्ट रीचेस विल आल्सो मेक, ठीक है। अगर तो आप पहली दफ़ा बोलने जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्पीचेस करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा होता है, वो बार बार स्पीचेस करते हैं, लेकिन जो लोग पहली दफ़ा स्पीच करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा सुइटेबल और इफेक्टिव मेथड है कि वो इस मेथड को अडॉप्ट करें। ये उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ताकि वो कहीं अटक ना जाए और उनको बिल्कुल एक्यूरेट बात जो उन्होंने थीसिस तैयार किए हैं उसी के अकॉर्डिंग बोल दें और कहीं वो मेन पॉइंट जो है वो मिस ना कर जाएं कि उसमें लिखी ज़्यादा सारी, अक्सर ऐसा होता है कि जो बात आप खुद से बोल रहे होते हैं तो उसमें मेन पॉइंट्स जो होते हैं मिस हो जाते हैं। रीडिंग फ्रॉम मॉन स्क्रिप्ट जो है वो सीरियसली लिमिट्स योर एबिलिटी, एक तो वो आपकी लिमिट्स, एबिलिटी को लिमिट्स भी कर देते हैं। अब उसके जो ड्रॉबैक्स है, एग्जिबिट नेचुरल स्टाइल, ठीक है, नेचुरल स्टाइल अपनाना चाहिए, मेंटेन आई कांटेक्ट। आप जरूर यही नहीं कि आप अपने स्क्रिप्ट की तरफ देख के, नीचे देख के बोली जा रहे हैं, रट्टा लगाई जा रहे हैं और अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करें। बहुत से लोग होते हैं, आपने स्पीचेस सुनी होगी, जिन लोगों ने आगे पेज भी रखा हुआ होता है तो क्या करते हैं, एक नज़र पेज पे रखते हैं, फिर अपने ऑडियंस के साथ बात करते हैं, एक नज़र पेज पे पॉइंट देख लेते हैं, फिर ज़्यादातर बात वो अपने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट करके ही करते हैं। ऑब्जर्व एंड एवोल्यूशन फीडबैक एंड, मतलब आपको चाहिए कि ऑडियंस को भी ऑब्जर्व करते रहें, सिर्फ अपनी स्पीच के अंदर
अंदर ही ना खो जाए कि ऑडियंस आया, आपकी बात सुन भी रही है, उस पर फीडबैक भी दे रही है। मैंने आपको बताया था कि आप फेस एक्सप्रेशन ऑडियंस के नोट करते रहे, येस और नो में वो सर हिला रही है, शेक कर रहे हैं, तो उसको भी आप नोटिस करते रहे। एडजस्ट द मैसेजेस जो आ रहे हैं ऑडियंस से उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करें आप लोग। अच्छा, therefore never use the written style just out of fear of facing an audience or forgetting the material और अच्छा, आप किसी यही बात के आप ऑडियंस की तरफ इसलिए नहीं देख रहे कि आपको डर होता है कहीं आप इसको भूल ना जाओ जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, ठीक है। अपने डर खौफ के ऊपर आपने काबू पाना है, किस तरह प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस के साथ। जो आपका खौफ है भूल जाने का, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, तो आपने बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। इफ द फॉर्मेलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ओशन डिमांड द यूज ऑफ मॉन्स्क्रिप्ट, अगर तो मौका ऐसा है जो कि जहाँ पे मॉन्स्क्रिप्ट चल सकता है, ऑब्जर्व दिस इम्पॉर्टेंट, तो फिर आपको वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। राइट अ ड्राफ्ट ऑफ द स्पीच अकॉर्डिंग टू साउंड राइटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। वहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट जो होगा वो स्पीच का राइट करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, जो साउंड है, जो राइटिंग प्रिंसिपल है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने करना है रिवाइज बाय रीडिंग द रिटन स्पीच, उसको रिवाइज करना है अबाउट सेंटेंस बाय सेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट necessary to convert a readable piece into a speakable piece, ऐसा पीस जो कि रीडेबल भी है और बोला भी जा सकता है, ठीक है। इसके मुताबिक आप लोगों ने सारे इंस्ट्रक्शंस पे काम करना है। टाइप द रिवाइज्ड मॉन्स्क्रिप्ट इन डबल और ट्रिपल, ठीक हो गया। डबल और ट्रिपल में उसको टाइप करने, आपके पास जो स्क्रिप्ट है उसकी 2 से 3 कापियाँ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। वो क्या करेगा, मैनेज्ड फ्रॉम एन ओनली वन साइड ऑफ द पेपर पॉसिबली ऑल इन कैपिटल लेटर। जाहिर सी बात है जो आप लोगों ने बड़े लफ्जों में पॉइंट लिखे होंगे, आपने उसको फोकस करके आगे आप लोगों ने अपनी बात खुद ही बोलनी है। प्रैक्टिस रीडिंग अबाउट सेवरल टाइम, ठीक है। उसके बारे में आप बार बार प्रैक्टिस करें। आपको कैमरा फेस करना है, दोस्तों को फेस करना है, ठीक है। आपने सारे आई कांटेक्ट वगैरह को इम्प्रूव करें। आगे मार्क द पॉइंट ऑफ सम ऑफ योर इम्पोर्टेंट पॉजेस, ठीक है। जहाँ पे आपने पोज लेना है वहाँ पे पॉइंट्स को मार्क करें। फ्रेज हैं, एम्फासाइजिंग जो कोटेशंस हैं, जो इमोशनल वर्ड्स आप लोगों ने ऐड किए हैं। अनदर नॉन वर्बल कॉजेज, नॉन वर्बल जहाँ पे वर्डिंग का यूज नहीं हो रहा डायरेक्टली ऑन द मॉन स्क्रिप्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सेवरल मोर टाइम्स, कि आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। अप्लाई ऑल ऑफ द सजेशन फॉर गुड वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको अप्लाई करें। ऐसा आपको वर्बली कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होते हैं और नॉन वर्बली, मतलब कि इशारों के साथ भी आपने लोगों को बात समझानी होती है। बहुत सी जगह पे नॉन वर्बल तरीके से भी स्पीच की जाती है, कुछ स्पीच कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन उसके दरमियान आपको किसी नॉन वर्बल की भी जरूरत पड़ जाती है, आपको कोई साइन बताना पड़ जाता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी, अब एक स्टाइल हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, मान स्क्रिप्ट पढ़ा। दूसरा है प्रेजेंटिंग फॉर मेमोरी। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बार बार स्पीचेस करते रहते हैं या उनका टॉपिक के ऊपर बड़ी ज़्यादा ग्रिप होती है, तो वो क्या करते हैं, इसको जुबानी रट्टा रटाया होता है और वो जुबानी लोगों के साथ बात करते हैं और उनकी बात हो भी जाती है। बहुत से खिताबत करने वाले ऐसे होते हैं, उनके सामने कोई पेज नहीं होता, वो बिल्कुल लो ऑडियंस के साथ क्या करते हैं, आई कॉन्टेक्ट भी करते हैं, इशारे भी करते हैं और बड़ा अच्छा स्पीच करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो ड्रॉबैक्स इस चीज़ के आ रहे हैं वो ये है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि वो कोई चीज़ को भूल जाए, हो सकता है कोई मेन पॉइंट मिस कर दे, हो सकता है कोई मेन पॉइंट स्किप हो जाए, तो यहाँ पे भूल जाने का डर जो होता है वो नुमाया होता है कि आपके पास स्क्रिप्ट भी मौजूद नहीं है तो आप भूल भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं कि उन्होंने जो मेमोराइज किया हुआ है उसी को करना है। यहाँ पे वही पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप स्पीच के दौरान मेन भूल सकते हो, स्पीच के दरमियान अटक भी सकते हो, स्पीच के दरमियान किसी मेन पॉइंट पे अटक सकते हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर भूल सकते हैं, आपको कोई एग्जाम्पल भूल सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी के चांस जो यहाँ पे फॉरगेटिंग के पॉसिबिलिटी के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए
को इस तरीके से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको। मॉम स्क्रिप्ट तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मॉम स्क्रिप्ट वाला तरीका लाजमी आपके पास आना चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ दूसरे ट्रिक्स जरूर सीखें जिसके साथ आप अपने ऑडियंस के साथ इन टच रह सकें, उनके आई कांटेक्ट देखते रहें, उनके जेस्चर नोट करते रहें, उनका फीडबैक नोट करते रहें। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा, जो तीसरा मेथड हमारे पास आ रहा है वो है स्पीकिंग एक्सटिम प्रोनाउंसली। ठीक है, एक्सटिम प्रोनाउंसली क्या होता है? When you speak extemporaneously, you are literally making up the word of your speech. अब अपने स्पीच के लफ्ज बना रहे हैं जिसमें आप जा रहे हैं। That does not mean that you do not do preparation. इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, rather as you अच्छा कि आपका जो काम है वो ऑनलाइन है या स्पीकर नॉट द रिमाइंड यू ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ आइडिया इन योर स्पीच। आपकी जो स्पीच है उसके अंदर कुछ आइडियाज को प्रोग्रेशन कराया जा रहा है बिकॉज यू आर चूजिंग द वर्ड्स एट द स्पर ऑफ द मोमेंट and extemporaneous speech is likely to be very dynamic and sound spontaneous and fresh. ये जो स्पीच है वो फ्रेश कंसिडर की जाती है। अब इसके लिए भी हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं। वो ये है कि डेवलप द स्पीच बाय फर्स्ट राइटिंग एंड रिवाइजिंग एन आउटलाइन। आपको ने स्पीच जब हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेसन पढ़े उसमें हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने आउटलाइन बनानी है, आपने उसको रिवाइज कर लेना है। राइट ओनली अ फ्यू सेंटेंस, ठीक है, कुछ सेंटेंस लिखे एंड प्रीहेज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग। जो ऐसे सेंटेंस लिखे जहां पे आपने ओपनिंग करनी है और क्लोजिंग करनी है। प्लेस द आउटलाइन और कीवर्ड्स हर चीज़ के होते हैं। जो आपने थीसिस बनाया होता है उसके कीवर्ड्स भी होते हैं जिसको लेके आपने आगे चलना होता है। फ्रेज जो कोटेशंस होती हैं पॉसिबली आर इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, इन सब को आपने किस में लिखा है? कैपिटल लेटर में लिखना होता है। और एंड ऑन ओनली वन साइड ऑफ नोट कार्ड्स भी आपने अपने पास रखे होते हैं जिसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है। लीव प्लांटी ऑफ स्पेस अराउंड एंड बिटवीन लाइंस, ठीक है, उनको बिल्कुल वाजिया करके लिख देना चाहिए आपको। यूजिंग द नोट कार्ड, अब आपने यूजिंग नोट कार्ड यूज करने हैं। आपने नोट कार्ड्स को नंबर भी दिए होते हैं कि पहले नंबर पे ये बात बोलनी है, दूसरे पे ये बात बोलनी है, तीसरे पे ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारे नोट कार्ड से आपकी हेल्प करेंगे। अवॉइड प्रैक्टिसिंग टू द पॉइंट दैट यू मेमोराइज अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इनको अवॉइड करें, प्रैक्टिस करें इन चीज़ों की। प्रैक्टिस वुड यू नो दैट यू विल स्पीक इन अ कोहेरेंट बट स्पॉन्टेनियस मैनर, ठीक है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और इसको ज़्यादा अच्छे से बोलने की कोशिश करें। अप्लाई ऑल ऑफ द सजेशन फॉर गुड वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन। ये जो है हमारे पास है कि इसमें हमें कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं कि हमें किस तरह से मैदान में उतरना चाहिए। अगर हम लोग पूरा स्क्रिप्ट भी नहीं लेके जा रहे और बुरी तरह हमें ज़बानें भी याद नहीं है तो फिर हमें किस तरह से इस पर ओवरकम करना है। अपनी इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें नोट कार्ड यूज करना है, उसके ऊपर लिखनी है, आउटलाइन लिखनी है, कीवर्ड्स लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स के साथ लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है इम्प्रॉम्प्टो स्पीच। ये मेथड है हमारे पास स्पीच के। ये कब होता है? विद लिटिल और नो टाइम। अब आपके पास टाइम नहीं होता प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेट्स सपोज कोई स्पीच आ गया, कोई इवेंट आ गया, आपको कोई टाइम नहीं मिला या थोड़ा सा टाइम मिला है और आपको प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो आपको चांस दिया जाता है कि यहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है। सबसे पहले अगर आपके ऊपर ऐसा वक्त आ गया आपको फौरन से पहले स्पीच करनी चल रही है तो आपने सबसे पहले ऑडियंस के बारे में जानना है, ठीक है। आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है। देन आपने क्या करना है? इनकोडिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पीछे। रिक्वायर अ फास्ट थिंकिंग स्पीकर। यहाँ पे जो इनकोडिंग है, इनकोडर है, उसको बिल्कुल ऐसा स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर की इनकोडिंग ऐसी होनी चाहिए जो बहुत तेज से सोच सके, बहुत ज्यादा हाजिर दिमाग हो। व्हेन डिलीवरिंग एन इम्प्रोम्प्टो स्पीच यूज दी सजेशन। अब उसको ऐसे सजेशंस की जरूरत है अगर तो वो ऐसे मौके पे मौजूद है जहाँ पे फौरन से पहले स्पीच करने का मौका पड़ गया है, सॉरी जरूरत पड़ गई है। अब ये है कि उसे बहुत जल्दी स्पीच करनी है और उसके पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए। एट इवन हिम दैट यू मे हैव टू स्पीक begin to apply the guideline even while walking or
टर्निंग टू फेस द ऑडियंस, आपको वॉक करते हुए और आवाम की तरफ फेस करते वक्त आपने क्या करना है, आपने बोलना है, ठीक है। हाँ, गाइडलाइन लेते रहना है। मूव द प्लानिंग डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक टॉपिक, बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आना है, उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ आना है और उसके की पॉइंट्स की तरफ आना है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकासद क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं। यू राइट देन ऑन पेपर इफ यू हैव द सेकंड नेसेसरी टू डू सो, अगर तो आपको इसकी जरूरत है तो उसको करें। When first facing the audience, take a few seconds to form the first word साइलेंटली बिफोर स्पीकिंग देम। आप लोगों ने जब ऑडियंस की तरफ आना है, स्टेज पे आना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, फिर बोलने से पहले कुछ लम्हों के लिए खामोश रहना है, ठीक है। वॉच फॉर फीडबैक टू नो व्हेन टू रिपीट और क्लैरिफाई, ठीक है। आप लोगों ने ऑडियंस को अपनी तरफ मतवज्जे कराना है, फिर उनका फीडबैक नोट करना है। स्पीक ब्रीफली एंड कंक्लूड फॉर्मली, आप लोगों ने क्या करना है, फ्रेंडली ब्रीफली बोलना है, सारी चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इफ अप्रोप्रिएट आस्क इफ द ऑडियंस हैज क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिर ऑडियंस को भी आपने जज कर लेना है, जो ऑडियंस के पास अगर क्वेश्चंस हैं। तो ये स्पीच करने के कुछ मेथड्स से, 4 तरीकों से हमें समझाया गया है जिन तरीकों से हम लोग स्पीच कर सकते हैं। फिर आगे हमें सजेशंस भी दी गई हैं कि इस मेथड में हम ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड में हमें इस तरह की सजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये स्पीचेस के 4 मोड्स थे डिलीवरी ऑफ स्पीच के।